नमस्कार दोस्तों। जीवन पथिक के अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारी मुलाकात एक लंबे अरसे के बाद हो रही है और आपको ये जान के खुशी होगी कि एक लंबे अरसे के बाद मिलने के साथ साथ हम अपने साथ लेके आए हैं आपके पुराने चिर परिचित मित्र डॉक्टर गौतम चटर्जी को। लेकिन अब की बार एक नए फ्लेवर में, एक नए रंग में। आप ये सोच रहे होंगे कि रंग कैसा है। जी हाँ, आज हम सिर्फ रंगों की बात करेंगे। होली तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे रंग की बात करेंगे जिसमें आप भी एकदम रंग जाएंगे, सराबोर हो जाएंगे। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज हम उस विषय पे बात करेंगे कि वो रंगों को कैसे पढ़ लेते हैं। है ना अजीब बात। तो आइए, सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करवा दें आपके चिर परिचित दोस्त, कलाविद और विद्वान डॉक्टर गौतम चटर्जी से, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मेनका जी। आपका होना ये अपने आप में एक रंग है। धन्यवाद। और आपका होना कला का, साहित्य का हर रंग है। अब तो गौतम जी कला के हर रंग को पढ़ लेते हैं, चाहे कहानी हो, कविता हो, लेख हो, फिल्में हो या नाटक हो। लेकिन अब की बार एक पुस्तक आपकी आई जिसने कहना चाहिए कि कला के क्षेत्र में एक नई हलचल मचा दी। पुस्तक का नाम हमारे बहुत सारे मित्र जानते होंगे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं। वो है वर्णिका। उस पुस्तक को पढ़ के मुझे ऐसा आश्चर्य हुआ, मतलब पुस्तक तो मुझे उपलब्ध नहीं है उसका, जो मैंने प्रेफेस में पढ़ा, कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई रंगों को भी पढ़ सके, या रंग के उन तमाम अंगों को, तमाम विभिन्न भागों को इतने विस्तार से बता सके अपने पुस्तक में, या रंगों के लिए, पेंटिंग्स के लिए, या रेखा चित्र के लिए कुछ लिखा भी जा सकता है, एक किताब लिखी जा सकती है। इस बात पे जरा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आज तक मेरी नजर से ऐसी कोई पुस्तक नहीं गुजरी जो सिर्फ पेंटिंग्स पर हो, रेखा चित्र पर हो, उसकी विभिन्न विधाओं पर हो। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रंगों को पढ़ना आपने कैसे सीखा, इसमें आपकी रुचि कैसे जाएगी। ये देखिए, आपने जो कहा कि मन को रंगने वाली बात, ये शास्त्रीय संगीत में जो राग होता है, उस राग के बारे में ऐसा विद्वानों ने कहा है कि जो मन को रंगता है उसको राग कहते हैं। जी। और मुझे लगता है कि यही राग पेंटिंग में दिखाई जा सकती है। किसी भी राग को पेंटिंग में दिखाया जा सकता है। इसी को हमारे यहाँ रागमाला पेंटिंग कहा गया है। यानी राग का रंग से कई ढंग से संबंध है। एक तो राग का मतलब ही रंग हो गया, और दूसरा हम उसे रंग कहते हैं जो उसका लिटरेरी मीनिंग है, कलर यानी कि रंग। और इसी को संस्कृत में हमारे यहाँ वर्ण कहा गया है। वर्ण माने अल्फाबेट भी होता है, और वर्ण माने कलर या रंग भी होता है। तो जैसे हमारे यहाँ सारी कलाओं को करने के लिए, विशेषकर नाटक करने के लिए जो बेसिक बुक है भारत का, वो है नाट्य शास्त्र। वैसे ही पेंटिंग करने के लिए भी एक बेसिक बुक हमारे भारतीय विद्या वाङ्मय में हमें दी गई है। उसका नाम है चित्र सूत्रम। चित्र सूत्रम में जो कुछ भी बताया गया है कि हम कैसे पेंटिंग करें, उसको कम शब्दों में उसका सारांश भी उसके जो कमेंट्री को किया है, वात्स्यायन, उन्होंने कर दिया। जैसे कि नाट्य शास्त्र अगर आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो उसमें 11 तत्व भरत मुनि ने बता दिए हैं, जिसको संग्रह कहा गया है। संग्रह में 11 तत्व है। अगर आप 11 तत्वों को पढ़ लेंगे, पूरा नाट्यशास्त्र पढ़ना हो जाएगा। यानी कि 37 अध्याय और 6000 कारिकाएं। इसी बात को बताने के लिए अभी मेरी एक किताब भी आई है, नाट्यशास्त्र एक आधुनिक पाठ। मैंने इसमें 11 चैप्टर्स लिख दिए हैं ताकि पूरा नाट्यशास्त्र पढ़ना हो जाए।
आधुनिक अर्थ में, आधुनिक भाषा में, है ना। तो इसी तरीके से वात्स्यायन ने क्या किया है कि पूरे चित्र सूत्रम को पढ़ना मुश्किल है, तो उसकी कमेंट्री में यानी काम शास्त्र में उन्होंने ऐसे ही 11 तत्वों का एक संग्रह न बता के 6 तत्वों का एक संग्रह बना दिया है। तो लोगों को लगता है कि अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ तो पेंटिंग जो विद्यार्थियों को सिखाया जाता है या विश्व में पेंटिंग जो कुछ भी करना सीखता है उसको पहले ड्राइंग बताई जाती है। ड्राइंग बनाने के बाद तब उसमें रंग भरता है और उसके बाद वो स्ट्रोक्स लगाता है और अंत में एब्स्ट्रक्शन आता है, अमूर्तन। तो ये अचानक से कैसे हो गया कि मैं स्ट्रोक्स भी लगाने लगा और अमूर्तन बनाने लगा, यानी ये सब सारा कुछ क्या मैं जानता हूँ? ये सवाल यहाँ के कलाकारों के मन में भी है, चित्रकारों के मन में भी है। वो पूछते भी हैं कि बिना ड्राइंग के, बिना ड्राइंग में रंग भरे सीधे ब्रश स्ट्रोक्स में आ जाना और भी एब्स्ट्रक्शन में आना, जो बिल्कुल चरम अवस्था होती है पेंटिंग की, वहां से आपने शुरुआत की, इसका मतलब वो सब जानते होंगे। तो उनको मैं कहता हूँ कि माघे मेघे गतम वया, एक 90 साल के वृद्ध व्यक्ति थे प्राचीन संस्कृत के जमाने में। वो हमेशा कोई ना कोई किताब पढ़ा करते थे। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि कितने बड़े पंडित हैं, पंडित उनको लोग मानते भी थे। तो एक व्यक्ति उनके पास जाके बोला कि आपने संस्कृत साहित्य में जितना कुछ है सब पढ़ लिया है, कैसे पढ़े? मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आपकी तरह होना चाहता हूँ। तो वो बोले, वो सज्जन, कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माघे मेघे गतम वय, माघ और मेघ, इसी से मेरा जो वय है, मेरी उम्र बीत गई है और मैं 90 साल का हो गया, मैंने और कुछ पढ़ा ही नहीं। ये माघ और मेघ दो ही पढ़ते, अब दो को पढ़ना क्या है? माघ हमारे यहाँ एक महाकवि हुए और उन्होंने महाकाव्य लिखा है शिशुपाल वधम। बात शुरू होती है नारद और श्री कृष्ण से और आगे जाती शिशुपाल की बात तक जाती है बहुत बाद में। लेकिन ये महाकाव्य है। हम लोग यहाँ रामायण महाभारत को इन जनरल लोग कह देते हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर रामायण महाभारत महाकाव्य नहीं है, वो इतिहास है। 5 महाकाव्य हमारे यहाँ कहा गया है, जो कालिदास के 2 है, कुमार संभवम और रघुवंशम। फिर ये शिशुपाल वधम महाकवि माघ का कवि महाकवि है। फिर नैषधीय चरितम है श्री हर्ष का, और फिर किरातार्जुनीय है जो कि भारवी का। ये सिर्फ 5 ही महाकाव्य है हमारे संस्कृत में। तो उन्होंने ये 5 महाकाव्य, खंड काव्य, स्फुट काव्य, गद्य, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ 2 पढ़ा। माघ का शिशुपाल वधम और मेघ यानी मेघदूत। सारी जिंदगी 2 ही पढ़ते रहे और पूरा पंडित हो गए। उसी तरीके से अगर आप 11 तत्व नाट्यशास्त्र पढ़ते हैं संग्रह, तो पूरा नाट्यशास्त्र पढ़ना हो जाता है। वैसे ही जो वात्स्यायन ने 6 तत्व बना दिए हैं चित्र सूत्रम से, इतना विशाल ग्रंथ, वो 6 सूत्रम का नाम उन्होंने रखा, 6 अंगों का नाम रखा, 6 तत्वों का नाम रखा, षडंग, षड अंग। कई जगहों पर गूगल वगैरह षडांग भी लिख देते हैं, वैसा है नहीं। षड अंग ऐसा नहीं है, षड हलन और अंग। तो उसको इत संज्ञक कहते हैं, इसका लोप हो जाता है षडंग। अब ये 6 लिम्स ऑफ आर्ट पेंटिंग है, 6 अंग। उसमें पहला है रूप भेद, जिसमें कि आप डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 रूप में। एक पेंटिंग में बना है, दूर में पेड़ है या पास में पेड़ है, दूर में पहाड़ है, आपके पास कोई बच्चा खड़ा है, तो वो पहाड़ दूर है, बच्चा छोटा है। पहाड़ को अगर आप बड़ा बना देंगे तो पास हो जाएगा। तो अगर डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, ये रूप भेद है, पहले डिफ्रेंशिएशन ऑफ फॉर्म्स। उसके बाद आता है भाव। भाव का मतलब है एक्सप्रेशन और इमोशन। भाव और रूप भेद के बीच में भी एक चीज आता है प्रमाण। प्रमाण का मतलब प्रपोर्शन, किसको छोटी चिड़िया बनानी है या बड़ी चिड़िया बनानी है, प्रपोर्शन क्या रहेगा। किसी को बहुत गाढ़ा शेड देना है, हल्का शेड देना है, जलाशय बनाना है, सूरज दिखाना है, प्रपोर्शन। तो पहले जो है फॉर्म्स, उसके बाद प्रपोर्शन, प्रमाण, उसके बाद भाव जिसमें इमोशन भी और एक्सप्रेशन भी हो, उसका लावण्य योजना यानी उसको कितना ग्रेसफुल बना सकते हैं। ये नहीं कि आपने सब कुछ बना दिया, उसमें कोई इफेक्ट या ग्रेस नहीं। फिर सादृश्य या साधारण। सादृश्य का मतलब होता है जो कुछ सामने दिख रहा है,
बाजार है, स्टेशन है, हॉस्पिटल है, हवाई जहाज है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, जो कुछ भी दिख रहा है, बाग है, उसको बनाना सादृश्य। मैंने ऐसा नहीं कि आपने जो बनाया है और जो लोग देखते हैं उसमें कोई फर्क रह जाए। और आखिर में आता है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग का मतलब था, वर्ण माने मैंने बताया कलर्स, और भंग का मतलब तोड़ना नहीं, भंग का मतलब भंगिमा, जेस्चर्स, कलर्स का जेस्चर्स। तो अगर आप कलर्स का जेस्चर्स एक को समझ जाएंगे, छह को समझ जाएंगे तो पूरी चित्र सूत्रम को पढ़ लेंगे। और अगर आप सिर्फ वर्णिका भंग को समझ जाएंगे, जेस्चर्स ऑफ कलर्स का, कि कलर का टोन क्या होता है, और हिंदी में कलर में भी, रंगों में भी तान योजना होती है, तान जो संगीत में होता है, वहां भी है टेक्निकल टर्म तान। तो उसको अगर आप समझ जाते हैं तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी जानने की जरूरत नहीं। तो वर्णिका भंग से ही आरंभ हुआ मेरा, या प्रस्थान बना। इसमें उनको आश्चर्य होता है कि आपने पांचों पढ़ लिया है। तो मैं उनको बोलता हूँ, मेघे माघे गतम वय। मेरी उम्र सिर्फ दो पढ़ के हुई है, या मेरी मेरी जो पेंटिंग, अब तक 250 पेंटिंग्स बन चुके हैं, वो सिर्फ एक वर्णिका भंग से हो गई है, जिसमें बहुत ही ब्रॉड स्ट्रोक्स हैं, जिसमें सारे कलाकारों ने, चित्रकारों ने कहा कि इसमें लय है, इसमें फोर्स है, ये लोगों का कहना है। और इस बीच क्या हुआ कि मैं एक कॉलम लिखता हूँ पेंटिंग पर। अ, बिहार का बहुत प्रोमिनेंट पेपर है प्रभात खबर, उन सब में जो पेंटिंग्स को लेकर आर्टिकल्स लिखा था, मेरे एक विद्यार्थी ने उसको किताब का रूप दे दिया, वर्णिका भंग। और उसमें वो सब 23-24 आर्टिकल्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें कि भारत के बाहर जो कुछ भी पेंटिंग्स बने हैं, जो एब्स्ट्रैक्शन बना है, और जो अलग अलग थ्योरीज बने हैं भारत के बाहर, फ्रांस में, एक्सप्रेशनिज्म, क्यूबिज्म, फॉविज्म, ऑविज्म, दादाइज्म, सरियलिज्म, पोस्ट इंप्रेशनिज्म, ये सब। अब भारत में जो चित्र सूत्रम है, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है, हुसैन की पेंटिंग है, राम कुमार की पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्शन है, सब पर आर्टिकल्स है। उसको एक करेक्शन हो गया, ऐसी कोई किताब हिंदी, बांग्ला, संस्कृत या अंग्रेजी में है ही नहीं। अगर कोई पेंटिंग की किताब देखने जाता है दुकान में, उसको अजंता एलोरा राय, ये राजा रवि वर्मा, बहुत बड़ी सी किताब मिलती है, जो प्लेट्स में पेंटिंग्स होती हैं, 3,000-5,000 रुपए किताब की। उनको अगर कोई पेंटिंग के बारे में पढ़ना जानना चाहे पूरे विश्व का, वो नहीं है। पहली बार ये भी हो गया। तो वो माँ दुर्गा शायद चाहती थी, माँ सरस्वती, कि ये भी एक हो जाए, ये भी एक रंग जाए। तभी हमने आपको बताया था कि मैं जब घाट पर बैठता था बचपन में, तो बनारस में क्या होता है, आप भी बनारस की ये जानती हैं, घाट पर बैठने से सूर्यास्त पीछे होता है, वहां सूर्यास्त कभी सामने होता ही नहीं। अगर आप नदी को देखें तो सूर्योदय ही होगा हमेशा जीवन भर। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप सामने देख रहे हैं सूर्यास्त का समय, तो सामने नदी है, उसके आगे बहुत सारे बालू हैं, फिर दो तीन मकान भी छोटे छोटे दिखते हैं, झोपड़ी नुमा। तो उसमें अगर कोई मकान है जिसका दरवाजा एल्युमिनियम का है, एक्टिन का है, तो पीछे जो सूर्यास्त हो रहा है, गोधूली का रंग जो है, जो डस्ट का कलर होता है, वो नदी पर भी पड़ता है, आसमान पर भी, और उस एल्युमिनियम शीट पर भी पड़ता है। एक रंग बहुत अच्छा लगता है। वो रंग धीरे धीरे फेड होने लगता है और वहाँ अंधेरा छा जाता है, मतलब संध्या उतर आती है, जो ट्वाइलाइट टाइम है, दिन और रात के मिलन। वह एक लाल जैसा रंग होता है, जो सुबह भी होता है, शाम को भी होता है। वो बहुत अच्छा लगता है, और धीरे धीरे वो रंग गायब हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से हम लोग के जीवन में भी वो रंग आता है, और आप थिएटर करने लगते हैं, आप फिल्म बनाने लगते हैं, आप पेंटिंग करने लगते हैं, और ये रंग कभी जाता नहीं है, रंग ही रूप बदल लेता है। और अचानक आप फिल्म बनाते बनाते पेंटिंग बनाने लगते हैं, पेंटिंग बनाते बनाते अचानक आप कविता लिखने लगते हैं, कहानी लिखने लगते हैं। जीवन से ये रंग कभी जाता ही नहीं, जो कलाकार होता है, या हर इंसान के जीवन में। लेकिन उसको ये दिखाई नहीं देता, उसको लगता है एक रंग आया था, मैं राजेश खन्ना, मैं सुपरस्टार, और रंग चला गया, मैं कुरूप हो गया, या मैं देवानंद, मुझे लेके सारे लोग, पूरा देश जमाना बिल्कुल डांस करता है, और आज मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। रंग जाता नहीं है। उस दोनों व्यक्तियों ने अपने आप को लिमिटेड कर दिया कि मैं सिर्फ एक्ट कर सकता हूँ। हो सकता है बहुत अच्छी मैं चाय बना सकता हूँ, हो सकता है मैं बहुत ही वो टिकोची वर्क कर सकता हूँ, सिलाई का काम कर सकता हूँ, हो सकता है मैं कुछ और कर सकता हूँ। तो रंग रूप बदल के हमेशा जीवन में आता रहता है।
लेकिन व्यक्ति अपने आप को लिमिटेड कर देता है कि मैं सिर्फ फिल्म मेकर हूँ या मैं सिर्फ पॉलिटिशियन हूँ, जबकि वो कलर्स उस एल्युमिनियम शीट से तो चला जाता है सामने से, तो इंपिरिकल है। लेकिन मनुष्य के जीवन में एक कलर अपना रूप बदलता रहता है, मैं उसको रूप भेद बोलता हूँ, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फॉर्म्स। लाइक ये तो मैंने बताया। वर्णिका भंग किताब जो अभी आई, वो कैसे आई? एफर्टलेसली आई, क्योंकि मुझे कहा गया कॉलम लिखिए, कॉलम लिखता चला गया। अचानक मेरा स्टूडेंट, वो अचानक प्रकाशन व्यवसाय में आया, उसको मन में आया, उसे बोला क्या सर मैं आपके आर्टिकल से कलेक्शन छाप सकता हूँ? मेरा छापो। वो टीचर्स डे पर आकर मुझे गिफ्ट किया। तो शहर में जितने चित्रकार थे और कलाकार, सब ने आकर के, हम लोगों ने चाय पी, उस पर बात की, तो उसका रिलीज हो गया। किताब में इंग्लिश हिंदी में आर्टिकल्स भी हो गए जितने हमारे छपे हुए थे। मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। इधर मैं पेंटिंग एग्जीबिशन इनॉग्रेट कर रहा हूँ बीएचयू में, पेंटिंग बना रहा हूँ, पेंटिंग पर लिख रहा हूँ, और पेंटिंग की किताब आ रही है। सब कुछ एफर्टलेसली, फ्लॉलेसली, लेकिन एक फ्लो में आता जा रहा है। इसी पर आपने पूछा तो मैंने बताया। अब अगर आप आगे बताएं कि मैं सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन ही क्यों बनाता हूँ, जिसमें कोई सामने जो बाजार में दिखता है, लड़का लड़की पेड़ गाय नदी समुद्र, वो क्यों नहीं बनाता, ये एक अलग प्रश्न हो सकता है। पर यहाँ मेरा प्रश्न पहले कि ये है कि आपने कहा जीवन में अलग अलग रंग आते हैं, पर कहीं ना कहीं बचपन से या जब आप पढ़ते रहे होंगे, जैसे आप साइंस स्टूडेंट रहे, जैसा मुझे जानकारी है कि फिजिक्स के और मैथमेटिक्स के, और आपका रुझान साहित्य की ओर हुआ और थिएटर की तरफ हुआ, मतलब आप प्ले लिखते रहे, फिल्म भी बनाई आपने बहुत सारी। तो ये रंगों की तरफ आपका रुझान कब हुआ? आपको कब ऐसा लगा कि हाँ मुझे ये पेंटिंग्स भी बनानी चाहिए, या पेंटिंग्स में आप चीजों को पढ़ते रहिए? कई आपके आर्टिकल जो हैं उसमें आपने मतलब बाकायदे डिस्क्राइब किया है कि इस पेंटिंग को इस तरीके से देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये पेंटिंग ये मैसेज दे रही है, जो हमें घाट दिख नहीं रहे हैं बनारस के या इस तरीके की चीजें दिख नहीं रही हैं, लेकिन उसमें वो चीजें हैं। इस तरह का आपने जो है उसको डिस्क्राइब किया है अपने आर्टिकल्स में भी। तो ये रुझान आप में कब आया? एक्चुअली एक्चुअली रुझान तो था ही बचपन से ही। ऐसे ड्रामा के प्रति रुझान था, लेकिन मुझे ड्रामा करना मैं नहीं जानता था। फिल्म के प्रति रुझान था, कलाओं के प्रति, सौंदर्य के प्रति रुझान था, लेकिन मुझे भी फिल्म बनानी है या थिएटर करना है मुझे नहीं पता था, या पेंटिंग बनानी है रुझान था। इसीलिए मैं ऐसे लोगों से इंटरव्यू करता था, मिलता था, उनकी पेंटिंग देखता था। और आप अगर कभी बनारस आए या बनारस के जो आर्टिस्ट हैं उनसे पूछिए, देश का कोई आर्टिस्ट जब हमारे यहाँ आर्ट गैलरी में पेंटिंग एग्जीबिशन लगाया, आप उनसे पूछे। मैंने बहुत वर्षों से लिखा है अखबारों में पेंटिंग और स्कल्पचर पर, सबका एक ही कहना होगा, बल्कि लोग कहते भी मेरे बारे में कि मैं कभी भी इनॉग्रेशन में नहीं जाता था, और मैं जितने दिनों तक पेंटिंग लगी है रोज जाता था, और एक दिन में एक पेंटिंग देख के लौटता था। क्योंकि एक व्यक्ति ने कई महीनों में एक पेंटिंग बनाई है मुश्किल से, मैं उसके सामने से एक सेकंड में कैसे गुजर सकता हूँ? इसका मतलब मैं उसको इंसल्ट कर रहा था। इनॉग्रेशन था तो मिलने जुलने वाले होंगे, कॉफी पीना होगा, नाश्ता करना होगा, पेंटिंग देखना नहीं होगा। मैं जब अगले दिन जाता था तो कोई नहीं होता था सिवाय आर्टिस्ट के, और मैं एक पेंटिंग पर देर तक देखता था, उससे बातें करता था, फिर मैं लिखता था। अगले दिन दूसरे किसी कलाकार की अगर ग्रुप पेंटिंग है तो दूसरे किसी पेंटिंग पर, या एक ही व्यक्ति की दूसरी पेंटिंग में, ये मैं करता था। लोगों को आश्चर्य भी होता था और अच्छा भी लगता था। विजुअल आर्ट्स फैकल्टी में जाता था, एक एक प्रोफेसर से, एक एक विद्यार्थी से मैं बात करता था। मैंने एक सीरीज शुरू की थी कि जब एग्जीबिशन होगा तभी नहीं, मैं आर्टिस्ट के स्टूडियो में पहुंच जाऊंगा अचानक, और वहां देखूंगा वो कैसे कोई चीज कर रहा है, प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग को लिखूंगा। और वो सीरीज लगा था विजुअल आर्ट्स फैकल्टी बीएचयू में। एंट्रेंस में ही एक ईजिल के ऊपर बहुत बड़ा कैनवास रख दिया गया था, और मेरी कटिंग्स को चिपका दिया गया था कि विद्यार्थी आएंगे, पहले पढ़ेंगे तब एंटर करेंगे। और ऐसा भी हुआ है, सीरीज महीने भर ये सब होता था, क्योंकि मेरा रुझान। अच्छा, रुझान अमूर्तन की ओर था, जो कि मैंने बताया कि इस पर बाद में बात हो सकती है। राम कुमार की पेंटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। कलर्स के कारण सैयद हैदर रजा की पेंटिंग अच्छी लगती थी। अब हमारे देश में ही एक और है, अर्पणा कौर, उनकी पेंटिंग अच्छी थी। ये तीन। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का अच्छा लगता था, रविन्द्रनाथ ठाकुर, गगनेन्द्र ठाकुर, और इसके अलावा अवनीन्द्र नाथ ठाकुर, जामिनी रॉय,
इनके काम अच्छे लगते थे। इन लोगों ने षड्रंग के पूरी थ्योरी को माना और स्थापित किया था। इसके अलावा राजा रवि वर्मा की पेंटिंग तो सब बंगाली घर में पूजा के पास रखे हुए, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, वही आज भी चले आ रहे हैं। इसके अलावा भारत के बाहर में मुझे बहुत पसंद आता था सरियल पेंटिंग्स देखना, क्यूबिस्ट को देखना, क्यूबिज्म का मतलब समझना, इम्प्रेशनिज्म और एक्सप्रेशनिज्म में फर्क क्या है उसको जानना, सल्वाडोर डाली की पेंटिंग को देखना कि ये क्या है। उसी के इसके अलावा बुनुएल की फिल्मों में उन्होंने सरियलिज्म को का प्रचार किया, उसको जानना समझना कि सरियल आर्ट उनकी फिल्मों में कैसे आता है। इसी तरह से क्लाउडिया मोने की पेंटिंग्स को देखना कि उनकी पेंटिंग्स मुझे क्यों अच्छे लगते हैं, मुझे और किसी क्यों नहीं पसंद आते हैं। ऐसे हेनरी माथिस के काम को देखना, और मैंने खूब लिखे। पॉल क्लिक के आर्ट को देखना, खूब लिखे। तो भारत के बाहर के ये मेरे फेवरेट आर्टिस्ट रहे हैं, क्लाउडिया मोने, पॉल क्ली, हेनरी माथिस, ये तीन मेरे बहुत प्रिय रहे हैं। इसके अलावा भी कई लोग हुए हैं, सीजैन हुए हैं जो मुझे बहुत पसंद है। और भारत के अंदर का मैंने तीन लोगों का नाम बताया, राम कुमार और अर्पणा कौर आदि आदि, अवनींद्रनाथ ठाकुर और रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो ये मुझे बचपन से ही मैं इनके तरफ आकर्षित था और इन पर लिखता भी था। बहुत लिखा हूं तभी किताब आई। लेकिन अचानक जो लिखने पेंटिंग बनाने का आया वो उसका कारण सिर्फ ये था, मुझे लगा कि मैं बहुत सारी बातें, आपको मैं इसके पहले के एपिसोड्स में बता चुका हूँ, पर्पस होता है तो मेरा एक्शन होता है। और पर्पस वही होता है जिससे दूसरों को कुछ मिले, अपने लिए कुछ नहीं। एक मैंने बताया था ना कि अपनी इच्छा या अनिच्छा खत्म हो गई, पर इच्छा रह गई। और कोई प्रश्न किया तो उत्तर दिया, तो लोगों के लिए क्या बेनिफिशियल हो सकता है। तो मैंने देखा कि बहुत कुछ लोगों को नहीं आता। जैसे मान लीजिए अग्नि सूक्त है, तो वो लोग अग्नि का मतलब नहीं जानते हैं कि इसका और क्या क्या मतलब हो सकता है। अग्नि सूक्त पर मैंने सीरीज बनाई। मुझे लगा इस पर लेख न लिखकर, फिल्म न बनाकर, आकारों में बात को समझाएं, लोगों को समझाए पढ़ाए कि अग्नि सूक्त क्या है। वो सिर्फ एक पेंटिंग देख के या पेंटिंग सीरीज देख के समझ जाए। वैसे ही वाक सूक्त क्या है, अभी हाल ही में मैंने महिषासुर मर्दिनी सीरीज बनाई। देखिए ये सब एब्स्ट्रक्शन में है। अब एब्स्ट्रक्शन एक अलग विषय है, जो अगर आपकी रुचि होगी तो मैं इसको डिटेल करूंगा। अदरवाइज मैंने ये बताया कि रंगों को पढ़ना बचपन से ही रहा है, और राग और रंग के बीच में एक रिलेशनशिप है। और रंगों से हम बहुत कुछ ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि हमारे नाट्य शास्त्र में हर एक आठ जो स्थायी भाव बताया गया, आठों के रंग बताया गया कि श्रृंगार भाव या श्रृंगार रस को दिखाने के लिए आप कौन सा भाव ले, या मान लीजिए आपको हास्य करना है, क्रोध है, तो उसका कलर्स बताया गया है। तो भाव के लिए कलर्स बताया गया, राग को रंग कहा गया है। तो क्यों ना रंगों के जरिए रंगों की आकृतियां बनाई जाए, ड्राइंग न करके, और उससे हम वो बातें बताएं जो लोगों को कठिन लगती है। जैसे मैंने कहा अग्नि सूक्त, या रामकिंकर वैद्य ने महिषासुरमर्दिनी बनाई थी, तो वो लग जा रहा है, लेकिन हमने इसको एब्स्ट्रक्शन में सीरीज अभी बनाई हाल ही में। हम मुफ्तल में भी बात करेंगे, लेकिन आज हमारे पास समय कम है। बस एक छोटा सा जवाब आपसे ये चाहते हैं कि आपने बताया कि बचपन से आपको रुचि थी इसमें, लेकिन इतने व्यापक स्तर पे लोगों को कैसे पता चला है, आप लोगों को कैसे समझाने लगे, अचानक लाइमलाइट में जो आने की बात है वो कैसे हुई? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि सक्सेस को कभी चेंज नहीं करना चाहिए, एक्सीलेंस की ओर जाना चाहिए। या जब मैं प्ले करता था तो प्ले की दुनिया में ही पूरी विश्व का वांग्मय मेरे सामने था, नाटकों की दुनिया में। ऐसी जब पत्रकारिता करता था आर्ट कल्चर का, तो उसमें पूरा डूब के करता था। ऐसी फिल्मों में भी ऐसा ही हुआ, टीचिंग में भी ऐसा ही हुआ। तो मुझे लगता है कि एक्सेलेंसी की ओर जब आप बढ़ते हैं तो बाकी चीजें अपने आप आ जाती है ना, उसकी रोशनी लोगों तक जाती है। और अंत में मैं एक सिर्फ अभी महिषासुर पर जो मैंने बनाया, उसमें मैंने ये किया कि आपको कोई जगह अच्छी नहीं लगेगी, बहुत रक्त रंजित लगेगी, वो महिषासुर है। और दूसरी तरफ बहुत ब्यूटी लगेगी, लावण्य योजना, ग्रेस, वो दुर्गा है। लेकिन मैंने आंख नहीं बनाई। पूरा व्हाइट स्पेस जो है वो मेरे लिए दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा के लिए, दुर्गा मेरे लिए फॉर्म नहीं है। दुर्गा मेरे लिए फॉर्मलेस है, कॉन्शियसनेस, जो हम सबको हमेशा प्रेरित कर रही है। वो जो फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस है, जो चिन्मयी है, चिन्मयी का फॉर्म कैसे होगा, लाइट का फॉर्म कैसे होगा। तो व्हाइट स्पेस मेरे हर पेंटिंग में आपको दिखेगा। दुनिया के सारे पेंटर्स क्या करते हैं, व्हाइट स्पेस को पहले बेस कलर देते हैं, उसके ऊपर कोई पेंटिंग ड्रॉ करते हैं। हमने कभी बेस कलर नहीं बनाया,
हमेशा स्ट्रोक्स दिया, व्हाइट स्पेस को रख दिया, क्योंकि व्हाइट स्पेस ईश्वर है, बाकी फॉर्म्स हम सब लोग हैं। अगर सफेद पर्दा नहीं होगा तो फिल्म अच्छी लगेगी ही नहीं आपको, और सफेद पर्दा नहीं होगा तो फिल्म दिखाई ही नहीं जा सकेगी, प्रोजेक्शन होगा ही नहीं। और उसमें अगर बाढ़ भी आ गया, बारिश भी हो गई, सफेद पर्दा भीगेगा नहीं, आग भी लग गया तो वो पर्दा जलेगा नहीं। इसलिए वो जो सफेद है वो हमेशा चिन्मयी है, बाकी सब हम सब मृणमय है, मिट्टी से बने। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी पेंटिंग्स में बहुत स्पेस बहुत दिखता है। वो आपके पेंटिंग में कहना चाहिए कि हम लोग जैसे नासमझ लोगों को जो पेंटिंग्स बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं, आपने जितना समझाया, वो व्हाइट स्पेस आपकी पेंटिंग्स में चार चांद ही लगता है। वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है, और शायद आप जो माँ दुर्गा है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है, या मुझे अनुभव होता है कहीं कि हाँ वो है वास्तव में। तो आज की आपसे बातचीत बहुत अच्छी लगी। सचमुच एक बड़े लंबे समय से मैं प्रतीक्षा थी कि हम आपसे बात कर सकें इस विषय पे। एकदम नया विषय था, इस पे अभी बात नहीं हुई थी, तो आपने इतनी सारी बातें बताई। अपने अगले अंक में हम अमूर्तक पे भी आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे। आज आपने जो कुछ बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कृतकृत्य हूँ। सुंदर, अभिनंदन आपका, धन्यवाद। थैंक यू।